प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है। आप मेरे साथ इस विशेष सत्र में मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के सत्र के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जो सफल अभ्यर्थी हैं यूजीसी नेट जून 2025 का जिनका परिणाम अच्छा आया हुआ है, वह अब आगे पीएचडी एडमिशन्स के लिए देख रहे होंगे, शोध के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक बहुत आवश्यक चरण होता है रिसर्च प्रपोजल का। उन्हें अपना एक शोध प्रारूप जिसे हिंदी में कहा जाता है, सिनॉप्सिस भी कहीं-कहीं बोलते हैं, वह अपने विश्वविद्यालय में जहाँ पर भी वह पीएचडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जमा करना होता है। अब आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि सर रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं? उसमें क्या-क्या कंपोनेंट हैं? उसके लिए क्या कोई फ्री रिसोर्स है जिसके माध्यम से मैं रिसर्च प्रपोजल अपना बना सकता हूँ? ये सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों पर मैं आपसे आज बात करूँगा। एक-एक चरण में हम लोग समझेंगे कि रिसर्च प्रपोजल का प्रारूप क्या होता है? व्हाट इज़ द रिसर्च प्रपोजल? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल? हाउ यू कैन मेक योर रिसर्च प्रपोजल एंड ऑन दैट बेस्ड आपका इंटरव्यू उसी पर होता है। आपको इंटरव्यू में मार्क्स उसी पर मिल रहे होते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। लास्ट में आपको कुछ फ्री साइट्स भी मैं बताऊँगा, जहाँ के रिसोर्सेज़ का उपयोग आप करते हुए रिसर्च प्रपोजल आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सत्र में चलते हैं। सभी लोग यह सत्र अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा कर दीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले पाएँ। आइए, सबसे पहले तो यह जानते हैं आप लोग, बहुत सरल सी बात है कि रिसर्च प्रपोजल क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि यह एक पीएचडी एडमिशन के लिए या जब भी कहीं आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो एक टेंटेटिव आपको टॉपिक देना होता है। आप अपना शोध विषय का चयन करते हैं। शोध विषय मान लीजिए सपोज़ करिए आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, हिंदी, संस्कृत के छात्र हैं। मान लीजिए आप शोध विषय के चयन करने में एक सावधानी उस शोध विषय को ही शोध विषय के आधार पर आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल, हिंदी में इसको कहते हैं शोध प्रारूप, तैयार कर रहे होते हैं। उसके एक-एक कंपोनेंट पर मैं आपसे आज बात करूँगा, उसी के बेस्ड आपका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे बनाते हैं, क्या है? एक आप जानते हैं शोध परिकल्पना। यही चीज़ क्या है? यही आपका शोध का विषय है। शोध परिकल्पना या हाइपोथेसिस बना। कैसे? मान लीजिए आपने सोचा कि मैं संस्कृत का अभ्यर्थी हूँ या हिंदी का अभ्यर्थी हूँ। चलिए मान लीजिए आप हिंदी से पीएचडी कर रहे हैं और हिंदी में आप जानते हैं बहुत सारा साहित्य है। कुछ लोग आधुनिक हिंदी जान रहे होंगे, भक्ति काल से आप परिचित होंगे या आप जानते हैं आदिकाल हिंदी में है जब पृथ्वीराज रासो वगैरह लिखा जा रहा है। रीतिकाल है जब बिहारी हो रहे हैं या स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, बहुत सारे ऐसे अलग-अलग खंड हैं आपके। जैसे संस्कृत में आपके लिए दर्शन, व्याकरण, साहित्य, अभिलेख है। जैसे आपके लिए यदि देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में आईआर है, वेस्टर्न थ्योरीज़ है, इंडियन थ्योरीज़ हैं या इंडिया की कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की। हिस्ट्री में आप देखेंगे अलग-अलग टाइम फ्रेम के अलग-अलग समस्याएँ हैं, नेशनल मूवमेंट्स हैं। किसी भी टॉपिक को आप एक मोटा-मोटा मतलब सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट एरिया को डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे संस्कृत में अभिलेख बहुत पसंद थे, दर्शन बहुत पसंद है। ऐसे ही आपके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइप होगा जो दसों इकाइयों को पढ़ के आप पेपर दे रहे होते हैं। वह 10 की दसों इकाइयाँ आपकी अच्छी तो होती हैं, लेकिन उसमें पसंद आपकी 2-3 इकाई होती है कि यार ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इसमें मैं बहुत फ्लुएंट हूँ। तो हमेशा आपका वही इंटरेस्ट ज़ोन है। आपको अपने शोध विषय का चयन उसी में करना है। आपने सबसे पहले क्या किया? एरिया डिफाइन किया। आपने एक ऐसे सर्कल डिफाइन किया, अच्छा मुझे ये वाला चीज़ पसंद है। अब इसके अंदर आपका शोध विषय आएगा। आप उस पर्टिकुलर डोमेन में जाएँगे और देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ एक ऐसी है जिस पर मैं शोध कार्य कर सकता हूँ। अब वह शोध कार्य कैसे पता चलेगा कि सर मैं तो कैसे बनाऊँ टॉपिक? क्या मैं ऐसे कबूतर उड़ रहा है इस पर भी पीएचडी कर सकता हूँ? पता होना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे आधारभूत कार्य क्या है? आपने मान लीजिए चुना कि मुझे मध्यकालीन इतिहास या मेडिवल हिस्ट्री पर पीएचडी करनी है या आपने चुना हिंदी साहित्य में रीतिकाल पर काम करना है या तुलसीदास पे काम करना है, संस्कृत में दर्शन पर काम करना है। कुछ नहीं करिए, सीधे आप जानते हैं शोध गंगा की एक बहुत प्रसिद्ध वेबसाइट है जिसपे थीसिस जमा होती है। शोध गंगा पे जाइए, यही कीवर्ड सर्च कर लीजिए। आप देखेंगे इस पर जितनी पीएचडी अब तक अन्य विश्वविद्यालयों में हो रही होगी, किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी हो रही है, तो वह उस नेशनल डिपॉजिटरी में जमा होती है और अपलोड कर दी जाती है शोधकर्ता पर। आप वहाँ जाएँ और सर्च करें, तो आपको दिख जाएगा कि अन्य लोग इस समय क्या उस संबंध में शोध कार्य कर रहे हैं, कौन-कौन से टॉपिक पे लोग बात कर रहे हैं, कौन-कौन सी पीएचडी आपके क्षेत्र में हो रही है, जिस डोमेन को आपने डिफाइन किया है उस डोमेन।
तो वही वहां से आप देखेंगे कि अमुक व्यक्ति ने अमुक कार्य किया है, अमुक व्यक्ति ने अमुक कार्य किया है। 3 4 10 15 टॉपिक आप देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया, फ्रेमवर्क समझ में आएगा। अच्छा, हम इस तरीके से अपने शोध विषय का चयन कर सकते हैं। शोध विषय के चयन के संदर्भ में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि शोध विषय में किसी भी नकारात्मक शब्द को आपको नहीं रखना है, नहीं नहीं आना चाहिए। दूसरा, शोध विषय हमेशा बंधा हुआ होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इतिहास में पीएचडी कर रहा हूं, तो आप मुझसे पूछेंगे ना कि सर इतिहास तो प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक है, आप कहाँ पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं बोलूं कि चलिए ठीक है, मैं मध्यकाल पे पीएचडी कर रहा हूँ। तो मध्यकाल भी 12वीं 7वीं शताब्दी से लेकर के अंग्रेजों के आने तक 17वीं शताब्दी तक है। तो क्या पूरे मध्यकाल पे कोई इतना बड़ा काम कर सकता है? आखिर आप पीएचडी 3 साल 5 साल ही तो करोगे, 15 साल 50 साल तो नहीं करोगे ना। तो उस फ्रेम के हिसाब से आपको इसीलिए पीएचडी का टॉपिक हमेशा प्रिसाइज होता है। जितना आप गूढ़ से गुह्यतर सोचते जाएंगे, जितना पीएचडी बधा हुआ होगा। मैंने तय किया कि मैं 1556 से लेकर के 1607 तक अकबर के कार्यकाल के दौरान हुई राज्य व्यवस्था पर एक घटना, पूरा शासन में नहीं, राज्य प्रणाली या कर व्यवस्था या स्त्री विमर्श या स्त्री की समाज में स्थिति या उसके दौरान उस शासन के दौरान लिखे गए संस्कृत साहित्य या उस शासन के दौरान लिखे गए के राजनीति पर कौटिल्य के साथ कंटेम्प्ररी स्टडी, कौटिल्य का एक पॉलिटिकल थॉट है, उस पॉलिटिकल थॉट को मैं कंपेरेटिव स्टडी कर दूं कि भाई अकबर के शासन के दौरान इसका क्या उपयोगिता हो रहा था, कुछ पालन हो रहा था या नहीं हो रहा था। ऐसे टॉपिक का डिसीजन होता है। क्या आएगा ये, कैसे आएगा? जब आप 10 15 टॉपिक पढ़ेंगे तो। और वही काम कहलाता है। यही जो आपको मैंने कहा ना कि आप 10 15 पीएचडी देखेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दिस इज लिटरेचर रिव्यू। आपने उससे संबंधित शोध का, उससे संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साहित्य सर्वेक्षण। अब दूसरी फिर मेथडोलॉजी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है कि चलिए आपने पता तो कर लिया कि सर मैं जो है ये काम करूँ, लेकिन करेंगे कैसे? उस काम को करने का तरीका क्या है? अब मैं, आप मान लीजिए इतिहास में पीएचडी कर रहे हैं और आप कहिए कि सर मैं 50 लोगों का सैंपल लूंगा, मैं कहूंगा आपसे आप क्वेश्चनेयर भर दीजिए, आप क्वेश्चनेयर भर दीजिए, तो ये तो गलत मेथड हो गया ना। यह सर्वेक्षण विधि कहाँ काम आएगी? तो सर सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च में, जब मैं समाज विज्ञान का अध्ययन करूंगा तब वहां आपस होगी, सोशियोलॉजी में काम करेगी। तो किस मेथडोलॉजी के आधार पे आप अपना शोध कार्य कर रहे हैं, यह काम क्या कहलाता है? रिसर्च मेथडोलॉजी कहलाता है। और चौथा बहुत मेजर कंपोनेंट है बिबिलियोग्राफी का। आप किसी भी विषय पर अध्ययन करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पर अमुक अमुक विद्वानों का, बिबिलियोग्राफी मतलब संदर्भ सूची, यह किताबें देखनी होंगी, यह विषय। ये कैसे मिल जाएगा? इसके लिए भी मैंने कहा, जो शोध देखेंगे आप, जो पीएचडी प्री एग्जिस्टिंग है उसको देखेंगे, उन सभी के लास्ट में बिबिलियोग्राफी दी होती है, संदर्भ ग्रंथ सूची देखी होती है। वहां से आप पुस्तकों को देख सकते हैं, पुस्तकों का आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पुस्तकें हैं। अन्य कोई भी आप पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां आपको देखने को मिलता है ना, पुस्तक के संदर्भ दिए होते हैं, राइटर कह रहा होता है कि इस पुस्तक को लिखने के दौरान मैंने फलाने की किताब देखी, आई गो थ्रू दैट बुक, लिखता है ना। तो ये जो विषय है वो किताब का नाम नोट कर लेना, राइटर नोट कर लेना, ये बिबिलियोग्राफी। ये मुख्य 4 बातें। अब इसके बाद एक एक कंपोनेंट आपका डिजाइन क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल, ये अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पूर्व एक और बात देखिए, शोध विषय की दिशा से, रिसर्च प्रपोजल की दिशा से, ये कुछ मेजर कंपोनेंट है, इनको जरूर आप सोच लीजिए। ये कंपोनेंट क्या करते हैं? ये आपके इंटरव्यू के लिए मददगार है। ये आपके राइटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन आपको जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे जरूरी सवाल है यही यही उठेंगे आपसे। कैसे उठेंगे? पहले तो आपने शोध विषय का चयन किया तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका शोध विषय क्या है। आपने बताया कि सर मेरा शोध विषय अकबर के साहित्य, अकबर कालीन शासन में राज्य प्रणाली या कर व्यवस्था है। चलिए मान लीजिए आपने तय किया कि भारतवर्ष में अकबर के शासन काल में कर व्यवस्था क्या थी, इस पे आप पीएचडी करने जा रहे हैं। अब उसके लिए क्या दूसरा सवाल आएगा कि अच्छा आपने ये टॉपिक सोचा तो किसी से पूछ के आए हैं? एक सवाल ये भी बहुत सामान्य होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी गुरुजी ने टॉपिक दे दिया है क्या? तो अगर ऐसी कोई सुविधा है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बताएंगे कि नहीं सर मैंने यह पुस्तक पढ़ी और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने यह टॉपिक सोच करके निकाला। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। फिर इसके बाद इसमें वेरिएबल क्या है? आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। आपने सबसे पहले किया आइडेंटिफाई द रिसर्च टॉपिक, रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटर, फिर आइडेंटिफाई वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या होगा?
आप जानते हैं अकबर ने कई सारे कर चलाए होंगे, कुछ करों के विषय में पूरी जानकारी होगी, कुछ कर जो है आपको एक ही जगह नाम मिलेगा और कुछ पता ही नहीं चला। कहीं जजिया के बारे में पता चलेगा, कहीं ज़कात के बारे में पता चलेगा, कहीं उद्रुंग पता चलेगा, कहीं नहीं पता चलेगा। ये वेरिएबल्स कहीं क्यों? अलग-अलग सोर्स अलग-अलग क्लेम्स करेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं आपके पीएचडी के जो मेजर आपको देखने। फिर क्या करना है, फॉर्मुलेट अ स्टेटमेंट। इसके आधार पर एक संक्षिप्त आप कथन तैयार कर लेंगे। आपने अपने रिसर्च को थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया कि ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ माय डूइंग। मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, ऐसा सोचेंगे। अब इस परिकल्पना को आधार पर थोड़ा-सा आप अपने पहले माइंड में आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसके लिए परिकल्पना को लिखना है। परिकल्पना का औचित्य। आपने परिकल्पना जैसे ही आपने अपना तो टॉपिक लगा कि ठीक है, मैं इस टॉपिक पे पीएचडी कर ले रहा हूँ। एक इंटरव्यू में सबसे मेजर सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्यों करना चाहते हैं? आप यह पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? इसका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई आउटकम है, क्यों करना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है यार, अपनी लाइफ इसलिए कर रहे हैं। तो नहीं, ये सही जवाब नहीं है। क्या होता है? देखिए, किसी भी पीएचडी को आप कोई भी पीएचडी का काम करोगे, एक हमेशा उत्तर याद कर लो, किसी भी सब्जेक्ट में हो कि एडिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। पीएचडी का एक बहुत मेजर रोल होता है एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो आपकी वर्तमान ज्ञान राशि है, जो साहित्य है, उसमें आप कुछ और वृद्धि दे रहे हो। वो और बढ़ जाएगा आपके शोध कार्य के बाद। आप उसमें और शोध करके उसको गुणवत्ता उसकी बढ़ा रहे हैं, उसमें एडिशन कर रहे हैं टू द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर्मेट में। ये क्या कहलाता है? ये आपके शोध का एक बहुत मेजर उद्देश्य है जो आप किसी को भी बता सकते हैं। अब इसके साथ-साथ और उद्देश्य आप बता सकते हैं कि आपको तत्कालीन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। आप जानेंगे कि उसका आर्थिक किस प्रकार से राज्य व्यवस्था थी, अर्थ किस प्रकार से गतिमान था। अर्थ के माध्यम से आप बता देंगे कि समाज की स्थिति क्या थी, या अर्थ के माध्यम से आप बता देंगे व्यापारियों की स्थिति क्या रही होगी। ये कई सारे कंपोनेंट्स और आपको पता चलेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में आएँगे। फिर क्या होगा? परिष्कृत करना। अच्छा, आपने औचित्य मिल गया। अब औचित्य के आधार पे क्या आपको लगता है कि कर प्रणाली के साथ अगर मैं कर प्रणाली की जगह अर्थ प्रणाली की व्यवस्था लिखूँ, तो क्या ज़्यादा उपयुक्त तो होगा? अर्थ प्रणाली क्या हो जाएगी? व्यापक फलक में फिर आप बात करेंगे। फिर केवल कर नहीं, जो लूट आदि से, जो दूसरे राज्यों के आक्रमण से धन प्राप्त हो रहा है, जो किसी प्रकार का और संपत्ति अर्जन हो रहा है, यह सब व्यवस्था उसमें आ जाएगी। आ जाएगी ना जब अर्थ प्रणाली की बात करेंगे। कर व्यवस्था केवल जो कर लिया जा रहा है राज्य द्वारा वहां तक सीमित है। लेकिन अगर अर्थ प्रणाली की बात करूं तो इट इज अ ब्रॉडर चेन। वो ज्यादा डिफाइंड एरिया में ज्यादा बताने वाली चीज हो गई। तो ये क्या हो गई? अगर आपको लगता है कि नहीं, टॉपिक छोटा बड़ा है, तो अगर आप ऐसा परिवर्तन सोच पा रहे हैं तो करें। जरूरी नहीं है परिवर्तन करना, ये आप अपने स्तर पे डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद आप अपना टॉपिक फाइनलाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके शोध का चयन। अब शोध चयन हो गया तो आपको फिर अपना प्रपोजल लिखना होगा। 8-10 पन्ने का आपका प्रपोजल बनेगा। वो प्रपोजल कैसे-कैसे बनेगा? तो सबसे आसान, सबसे पहली चीज़ जानिए, पहले पेज पर जो आपका फॉर्मेट होता है, ऊपर लिखा होता है यूनिवर्सिटी का नाम। उसके नीचे आप अपना टॉपिक लिखते हो जो आपका शोध का विषय है और कौन उसको प्रस्तुत कर रहा है। अपना आप नाम लिखेंगे कि मैं जो है अमरेंदु त्रिपाठी, फॉर्म नंबर ये इतना, और फिर नीचे लिखेंगे शोध के लिए प्रस्तावित विषय। फिर इसके बाद अगले पेज पर शोध विषय का पहला टॉपिक होता है, क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब भूमिका लिखते हैं आप, परिचय लिखते हैं कि शोध विषय क्या है। तो वहां आप शोध विषय में सामान्य तौर पर परिचय भूमिका में क्या होता है, जो भी आपका विषय है। अकबरकालीन शासन में कर प्रणाली, तो आप अकबर के शासन को डिफाइन करेंगे कि भैया अकबर कौन था। आपकी पीएचडी के केवल पीएचडी क्या करेगी, केवल अमरेंदु नहीं ना पढ़ेंगे। पीएचडी कोई मान लो ऑक्सफोर्ड वाला, बाहर की यूनिवर्सिटी वाला देखे तो उसको पता चलना चाहिए कि अकबर क्या है। या मान लीजिए आपकी पीएचडी में कोई भी बैठा हुआ है तो उसको समझ आना चाहिए कि अकबर क्या है, अकबर कौन है भैया, शासन उसका क्या है। तो पहले आप अकबर का शासन डिफाइन करोगे। फिर कर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर, व्हाट इज द टैक्सेस, ये आप डिफाइन करेंगे। किसी भी में भी, दोनों भाषाओं में भी बता रहा हूँ। ये इस तरीके से आप पहले डिफाइन करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। फिर क्या करोगे आप? ऑब्जेक्टिव्स बताओगे। आप अपनी पीएचडी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे कि अच्छा, मेरे पीएचडी का ये आउटकम आएगा, इस पीएचडी से एडिशन टू द नॉलेज के अतिरिक्त क्या क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। फिर थर्ड फोर्थ कंपोनेंट विल बी द लिटरेचर रिव्यू। आप एक लिस्ट दोगे वहां पर एग्जिस्टिंग पीएचडीज की। मुख्य तौर पर ये पीएचडी केंद्रित होती है, बिब्लियोग्राफी नहीं होती है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में मुख्य रूप से उन पीएचडीज को दिखाते हैं जो आपके संबंधित टॉपिक में अन्य शोधार्थियों द्वारा वहां पर की हुई है। उनका नाम लिख देना। मतलब 8-10 पीएचडी आप किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं इसके लिए। शोध गंगा मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो डिजिटल रिपोजिटरी है। इसके अलावा जिस भी आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको वहां पर उस टॉपिक पर क्या क्या पीएचडी हुई है, आपको लाइब्रेरी में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो आप उस पीएचडी का नाम लिख देंगे, अमुक व्यक्ति ने यह काम किया है, अब मैं इस पे आगे का काम करना चाह रहा हूँ।
फिर रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, आप ये रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक हैं कि आप पीएचडी के दौरान मुख्य रूप से क्या-क्या कर रहे होंगे, व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द आउटकम बेसिकली, कि क्या कर रहे हैं, कर प्रणाली से क्या समझना चाहते हैं, कौन-कौन से करों की बात कर रहे हैं, ये सारे रिसर्च क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो उन्हीं उद्देश्यों को उत्तर के रूप में बता रहे हैं। फिर मेथोडोलॉजी, इससे आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएँगे कि भैया अकबर का कर प्रणाली जानना है तो क्या सर्वेक्षण विधि लगेगी? जाएँगे आप अकबर से पूछ कर के आएँगे कि भाई अकबर बताओ कौन-कौन सा तुम जो है कर लगाए? ऐसा तो नहीं होगा। यू हैव टू गो फॉर हिस्टोरिकल मेथड। आप जो एक्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका रिव्यू करोगे। आप उसके साथ हो सकता है कई सारे जो एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी विज़िट कर लो। मतलब अर्थ प्रणाली के संदर्भ में ऐसी चर्चा हो सकती है। मतलब आपको मेथोडोलॉजी एक तरीके से हिस्टोरिकल मेथड में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। फिर भी आप एक फिक्स्ड मेथोडोलॉजी अपने जो भी, चूँकि आप बहुत कोई भी रिसर्च सर्वेक्षण विधि से मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप समाज विज्ञान का शोध कर रहे हैं कि जो है संत कबीर नगर में स्त्रियों की स्थिति पर अगर आप बात करेंगे, तो आप सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करोगे। आप वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं, उनसे बात करोगे ना। आप ऐसे थोड़ी है कि दिल्ली में बैठ के किताब पढ़ ली है और संत कबीर नगर के स्त्रियों की स्थिति के विषय में जानकारी दे रही है, ऐसा नहीं। आपको फिर क्या करना होगा? सर्वेक्षण विधि से जाना होगा, सैंपलिंग मेथड यूज़ करना होगा। तो ये मेथोडोलॉजी आपको अपने टॉपिक के संदर्भ में कौन-सी उपयुक्त मेथोडोलॉजी है, आपको डिफाइन करनी होगी। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम, आप उस पीएचडी से क्या आउटकम निकलेगा, आपका पीएचडी का आउटकम क्या आएगा, व्हिच आउटकम यू विल बी एक्सपेक्टिंग, जो आपका रिसर्च का ज्ञान रश्मि, मतलब एक तरीके से उद्देश्य को ही एक बार फिर से आपको रिडिफाइन कर देना होता है। तीसरी चीज़ होती है, एक चीज़ जो है वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपको 2 चीज़ें, एक यहाँ पर मुख्य रूप से करना क्या होता है, आपको चैप्टराइज़ेशन बताना होता है कि भाई मैं जो है 5 चैप्टर, 6 चैप्टर पीएचडी में बनाएँगे और 1 साल के अंदर 1 चैप्टर लिख लेंगे, फिर दूसरे साल में 3 और 4 लिख लिया, तीसरे साल में 4, 5, 6 लिख लिया और 3 साढ़े 3 साल का आम तौर पे लोग देते हैं। आप इस तरीके से टाइमलाइन प्रोग्रेशन दिखा सकते हैं, इस तरीके से हमारी पीएचडी आगे बढ़ती जाएगी, क्रमशः विषयों का इसमें अंतर्भूत हो जाएगा, डेवलपमेंट आपकी पीएचडी की किस तरीके से होगी। और लास्ट में आपको रेफरेंसेस, साइटेशन देने बहुत ज़रूरी हैं। बिना इसके आपका कभी भी रिसर्च प्रपोज़ल कंप्लीट नहीं माना जाता है। आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। बहुत सारे आप लोगों को बुक्स की लिस्टिंग देनी होगी। इसके लिए सबसे आसान मैंने कहा, किसी भी थीसिस से आपको बुक्स के नाम मिल जाएँगे। जो भी थीसिस आप देखोगे उसमें कई सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएँगे। बुक्स के नाम, राइटर्स के नाम, एमएलए स्टाइल ध्यान रखिएगा, इंडिया में एमएलए स्टाइल का फॉलो किया जाता है, एपीए कम किया जाता है, मॉडर्न लैंग्वेज स्टाइल जो है, उसका आप लोग उपयोग करेंगे, उसको आप लोग कोड करेंगे, उसी स्टाइल में कोड करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपकी पीएचडी 8 जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल तैयार होगा, वो इन 8-10 बिंदुओं में तैयार होगा। देख लीजिए एक बार फिर से। नंबर 1, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 रिव्यू लिटरेचर, नंबर 4 रिसर्च क्वेश्चन, 5 रिसर्च क्वेश्चन, नंबर 5 मेथोडोलॉजी, नंबर 6 एक्सपेक्टेड आउटकम, नंबर 7 टाइमलाइन, नंबर 8 रेफरेंसेस। ये नहीं, 5 और 3 4 9 पॉइंट आपके कुल ये बनेंगे। 10 से 12 पेज सामान्य तौर पर कोशिश रखिएगा इतनी रखने की। अब इसको हिंदी में टाइटल को आप कहते हैं क्या? नाम जो होगा आपका इंट्रोडक्शन, परिचय या भूमिका, ऑब्जेक्टिव रिसर्च शोध का उद्देश्य, रिव्यू ऑफ लिटरेचर साहित्य का सर्वेक्षण, रिसर्च क्वेश्चन शोध संबंधी प्रश्न, मेथोडोलॉजी शोध विधि, शोध प्रविधि, कई जगह आपको शोध प्राविधि लिखा हुआ मिल जाएगा, शोध प्राविधि, एक्सपेक्टेड आउटकम उद्देश्य, टाइमलाइन शोध का चरणबद्ध योजना, ऐसा आप लिख लेंगे, रेफरेंसेस संदर्भ ग्रंथ सूची। इस तरीके से आपका मिल जाएगा पूरा रिसर्च का प्रारूप। ठीक। अब इसके बाद लास्ट में आपके लिए बहुत जरूरी ये है, इसको आपको ध्यान कर लीजिएगा, शोध गंगोत्री जरूर विजिट कर लीजिएगा। शोध गंगोत्री इज अ रिपोजिटरी फॉर रिसर्च प्रपोजल्स। शोध गंगा इज अ रिपोजिटरी फॉर पीएचडी थीसिस। यहाँ दोनों पे आपको पर्याप्त जानकारी शोध संबंधी मिल जाएगा। गूगल स्कॉलर चेक कर सकते हैं, रिसर्च गेट कैसे कर सकते हैं, एकेडमिका ईडीयू चेक सकते हैं, यूजीसी केयर जनरल अब बंद हो गए लेकिन इनको भी देख सकते हैं। ये क्या है? यहाँ पे रिसर्च पेपर्स बहुत सारे पब्लिश होते हैं ना, तो रिसर्च पेपर आपको आइडिया देते हैं कि कंटेम्प्रेरी रिसर्च क्या चल रही है। मतलब आज के टाइम पे लोग अकबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं अभी गया था अभिलेखागार एसआई गया लाइब्रेरी, तो वहाँ मुझे बताया गया कि वर्तमान में लोग दक्षिण भारत के अभिलेखों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप बेसिकली इन जर्नल्स को चेक कर लेंगे। रिसर्च गेट, एकेडमिका, गूगल स्कॉलर, ऑनलाइन जर्नल टाइप की चीज़ें हैं, यहाँ आपको बहुत सारे जर्नल्स का एक्सेस मिल जाता है। इसमें आप देख लेंगे कि कौन से टॉपिक पर इस समय रिसर्चर्स ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेटेस्ट किस टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। यूजीसी केयर जर्नल सब डिसकंटिन्यू हो गए, लेकिन जर्नल्स की सूची आपको मिल जाएगी। फिर एनईपीटीईएल लेक्चर वीडियो फॉर रिसर्च स्किल और शोधगंगा आपको रिसर्च से संबंधी अन्य जानकारी देंगे। इस तरीके से आपका शोध प्रारूप डेवलप होगा। आप इसी तरीके से अपना एक शोध प्रारूप, जो भी शोध विषय आप सोच रहे हो,
उसके संदर्भ में मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी जिज्ञासा अभी बनी हुई है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी समाधान करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से आप सब शोध के लिए उपयुक्त हो जाएँगे। आपका रिसर्च प्रपोज़ल इसी टॉपिक्स पर हमेशा आप जान लीजिए, आपके रिसर्च टॉपिक पे ही आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो जो भी लोग शोध की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग इस बार पीएचडी ओनली हैं, नेट हैं, जेआरएफ हैं, आप सभी पीएचडी के लिए जाएँगे, तो आप सबको इस तरीके से अपना एक रिसर्च प्रपोज़ल अपनी यूनिवर्सिटी में बेसिकली इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले, 3 दिन पहले जमा ही करना होता है। कई दिन सेम डे आप लेकर के चले जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको अपना रिसर्च प्रपोज़ल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू प्रेज़ेंट इट। अगर आप प्रेज़ेंट नहीं करोगे तो आपकी शोध में चयन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ध्यान से अच्छे से प्रपोज़ल बनाइए। इसके बाद भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, आप शोध विषय के चयन में, शोध प्रारूप के निर्माण में, अन्य कोई भी सहयोग अपेक्षित रखते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू हेल्प इट। और मेरे टेलीग्राम अमरेंदु सर पर मुझे मैसेज कर लेना, मैं वहाँ भी आपको इस संबंध में गाइडेंस दे दूँगा। इसी तरीके के सत्रों में बने रहने के लिए आप मेरे साथ चैनल पर जुड़ सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वह भी इसका लाभ ले पाएँ और अपने जो भी साथी सहपाठी हैं, उनको बता सकते हैं कि अमरेंदु सर का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको समय-समय पर ऐसी सारी सूचनाएँ उपलब्ध होती रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आसान शब्दों की सीरीज़ चल रही है, जहाँ आसान सरल भाषा में मैंने आपको शोध, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियमावली, यूजीसी की नियमावली सभी चीज़ें बता रहा हूँ। अग्रिम चरणों में हम इंटरव्यू पर भी एक बात रखेंगे, ताकि आप लोगों को आने वाले इंटरव्यू में अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुए हैं, फर्स्ट सेकंड वीक अगस्त से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएँगे, तो उस पर भी मैं एक सत्र रखने की कोशिश करूँगा। आप सभी से अनुरोध करूँगा, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।